अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 5 को। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसके लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 1.5 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, विच स्टेट्स दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी using the formula t is equal to 2 pi square root or L over g from the following measurements made during an experiment. Length of a pendulum is equal to L is equal to 100 centimeters. Time for 20 vibrations is equal to 40.2 seconds. And it is also stated that length was measured by a meter rule or a meter scale of accuracy up to 1 millimeter and time by stopwatch of accuracy 0.1 seconds. तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को रीड करने से हमें मालूम हुआ कि हमने इस न्यूमेरिकल में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की ना सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बल्कि हमने g की वैल्यू में मौजूद अनसर्टेनिटी को भी कैलकुलेट करना है। लेकिन जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, इट इज आल्सो गिवन इन द स्टेटमेंट, विच इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाय जी। इसके अलावा स्टेटमेंट में क्या चीज गिवन है? पेंडुलम की लेंथ स्टूडेंट्स गिवन है 100 सेंटीमीटर्स और उस पेंडुलम की 20 वाइब्रेशंस का टाइम गिवन है, विच इज इक्वल टू 40.2 सेकेंड्स। और लास्ट पे ये चीज मेंशन्ड है कि लेंथ की वैल्यू जिस मीटर स्केल से मेजर की गई है, उसकी मैक्सिमम एक्यूरेसी, प्रिसिजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू है 1 मिलीमीटर। और टाइम को मेजर करने के लिए जो स्टॉपवॉच यूज की गई है, उसकी एक्यूरेसी की वैल्यू है 0.1 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले हम स्टेटमेंट में दिए हुए डाटा को लिखेंगे। व्हाट इंपॉर्टेंट डाटा इज गिवन। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज गिवन, विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। लेकिन स्टूडेंट्स, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर्स। तो लेंथ की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, because there are 100 centimeters in 1 meter. आप प्रीफिक्स सेंटी की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, which is equal to 10 raised to power minus 2. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 2 zeros से कैंसिल होंगे। आफ्टर दैट लेंथ की वैल्यू ऐसे यूनिट में आएगी 1 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, लेंथ के अलावा टाइम इज आल्सो गिवन, बट दिस टाइम इज गिवन फॉर 20 वाइब्रेशंस। तो हम लिखेंगे टाइम for 20 vibrations is equal to small t. स्टूडेंट्स, यहां पर हम स्मॉल टी यूज करेंगे बिकॉज कैपिटल टी हम यूज करते हैं टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड पेंडुलम की एक वाइब्रेशन का टाइम होता है, लेकिन यहां पर 20 वाइब्रेशंस का टाइम है, तो इसलिए हम स्मॉल टी यूज करेंगे एंड दिस टाइम इज इक्वल टू 40.2 सेकेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, अगर 20 वाइब्रेशंस का टाइम 40.2 सेकेंड्स है, तो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड को निकालने के लिए आपको टाइम पीरियड की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। टाइम पीरियड इज द टाइम फॉर अ पेंडुलम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। तो यहां पर स्टूडेंट्स, कैपिटल टी इज यूज्ड फॉर टाइम पीरियड and it is equal to total time for the 20 vibrations divided by the number of vibrations which are 20. तो स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड निकालने के लिए हम 20 वाइब्रेशंस के टाइम को टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो कि 20 हैं उससे डिवाइड करेंगे। तो आफ्टर डिवीजन आपका आंसर आएगा 2.01 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि अगर एक पेंडुलम 20 वाइब्रेशंस
40.2 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहा है, तो वही पेंडुलम एक वाइब्रेशन 2.01 सेकेंड्स में कंप्लीट करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्टेटमेंट में और कौन सा डाटा गिवन है? लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल और मीटर स्केल is also given, which is equal to 1 मिलीमीटर। लेकिन अगर हम इस वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा 0.1 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा फाइनली स्टॉप वॉच का भी लीस्ट काउंट गिवन है, तो हम लिख सकते हैं लीस्ट काउंट of stopwatch is equal to 0.1 seconds। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक चीज का इजाफा करना चाहूंगा कि लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपको मालूम भी है, लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और प्रिसिजन कि लीस्ट काउंट को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं और प्रिसिजन भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये दो नाम भी आपने याद रखने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि इस न्यूमेरिकल में हमने किन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। देन आवर नेक्स्ट हेडिंग विल बी to find so students, it is mentioned at the start of the statement is find the value of g. G is acceleration due to gravity। हमने g की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity and it is represented by g and it is unknown। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने g की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद g की वैल्यू में मौजूद अनसर्टेनिटी को भी कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी भी हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूला की। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट एंड दैट इज T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L डिवाइडेड बाई G। लेकिन स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला में हमने g की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम g को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएंगे। मींस दैट हम g को इक्वल के एक तरफ सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद हम उस फॉर्मूला में गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं g इज इनसाइड द स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे बाय टेकिंग square on both sides नाउ स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में जब हम t का स्क्वायर लेंगे इट बिकम्स t स्क्वायर। राइट हैंड साइड में स्क्वायर 2 पे भी अप्लाई होगा, पाई पे भी अप्लाई होगा और स्क्वायर रूट पे भी अप्लाई होगा। तो 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होगा? 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, बट स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या होगा? कैंसिल, और
अंदर वाली वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं g इज इन द डिनोमिनेटर। जब हम इसको इक्वल की लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल। नाउ स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद टी स्क्वायर को जब हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल के डिनोमिनेटर में आएगा। Students, this is the final formula which we will use to calculate the value of g. तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। Now students, फॉर्मूला लिखने के बाद, फॉर्मूला डिराइव करने के बाद अब हम लेंथ की और टाइम पीरियड की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सॉल्यूशन की। Now students, by putting the values in equation 1, g 4 will remain as it is. Students, pi की वैल्यू आपको मालूम है 3.14 whole square, and students the value of length of the pendulum is given which is equal to 1 meters divided by t की वैल्यू क्या है students? t is the time period and which is equal to 2.01 होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करें तो अगर हम न्यूमरेटर में तमाम वैल्यूज को सॉल्व करें जिसमें सबसे पहले हम 3.14 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, देन इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी 39.4384। और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में अगर हम 2.01 का स्क्वायर मालूम करें तो हमारा आंसर आएगा 4.04। और अगर इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया जाए तो स्टूडेंट्स g की वैल्यू आएगी 9.761980,198 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स हमने g की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, लेकिन आप देख सकते हैं कि g के फाइनल आंसर में देयर आर हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर में हमारे पास 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स आए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात सीख चुके हैं कि जब भी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाया जाए तो हम अपने आंसर को अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम अपने आंसर को देखें तो आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ g में टोटल 10 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर हम अपने आंसर को अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना चाहते हैं तो हमारे आंसर में कम से कम उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने डाटा में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स डाटा में लेंथ गिवन है विच इज़ 100 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अगर डाटा की बात की जाए तो डाटा में लेंथ गिवन है एंड टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस गिवन है। दोनों में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, तो इसलिए हमारे फाइनल आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अगर हम अपने फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करके अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखें तो आपका स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आएगा 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल कि हमने g की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है विच इज इक्वल टू 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अब हमने इसी g की वैल्यू में टोटल अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स g की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है विद द हेल्प ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड विद द हेल्प ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। और स्टूडेंट्स हमने L और T की वैल्यूज को डिवाइड किया है। इट मीन्स दैट कि हमारे फाइनल आंसर में जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी वो निकाली जाएगी विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड T। तो स्टूडेंट्स
अब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू में टोटल अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब हम g की वैल्यू में मौजूद टोटल अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने लगे हैं। अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ g। तो स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी के फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। और स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेंथ के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, लेंथ की वैल्यू जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर और लेंथ की मेजर्ड वैल्यू इन सेंटीमीटर्स है 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स, लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू है 0.1%। स्टूडेंट्स, लेंथ के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन टाइम पीरियड। लेकिन स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड is equal to least count of the stopwatch divided by total number of vibrations। स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड के केस में स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के इक्वल नहीं होगा, बल्कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टॉपवॉच के लीस्ट काउंट को टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच क्या था? 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस थी 20। तो स्टूडेंट्स, 0.1 डिवाइडेड बाय 20 का आंसर आएगा 0.005 seconds। Now students, this value is the absolute uncertainty in time period। तो स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। इट विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो भी हमने कैलकुलेट की है 0.005 डिवाइडेड बाय measured value of the time period which is equal to 2.01 multiply by 100। तो स्टूडेंट्स, आपका फाइनल आंसर आएगा 0.25%। नाउ स्टूडेंट्स, हमने लेंथ के अंदर भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, टाइम पीरियड के अंदर भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। नाउ जी के अंदर टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होगी, उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ टोटल परसेंटेज uncertainty in G will be equal to percentage uncertainty in length plus 2 times percentage uncertainty in time period। Because students, ये चीज़ हम सीख चुके हैं कि जब हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर में टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई करवाई जाने वाली वैल्यूज़ की टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करके निकाली जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर किसी वैल्यू की पावर और एक्सपोनेंट हो तो स्टूडेंट्स हम उस वैल्यू की
परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उस एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में फॉर्मूला में हमने लेंथ और टाइम पीरियड को डिवाइड किया था, दैट्स वाई हम दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे, लेकिन हम टाइम पीरियड की परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करवा रहे हैं कि आप फॉर्मूला से देख सकते हैं कि टाइम पीरियड का स्क्वायर फाइंड किया गया है। तो दैट्स वाई t की पावर 2 होने की वजह से हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारा रिजल्ट आएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी in the value of g is equal to percentage uncertainty in length जो कि 0.1% है प्लस 2 times percentage uncertainty in time period which is equal to 0.25%। स्टूडेंट्स, जब हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 0.6%। तो स्टूडेंट्स, g की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के बाद हम g के रिजल्ट को लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 0.6%। लेकिन स्टूडेंट्स, हम अपने फाइनल रिजल्ट को हमेशा प्रिसिजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिखते हैं। तो अगेन, अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम अगेन इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स, परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है 0.6 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू अननोन है बट मेजर्ड वैल्यू ऑफ g इज 9.76 मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स, 9.76 0.6 से मल्टीप्लाई होगा और 100 इन दोनों वैल्यूज से डिवाइड होगा। आफ्टर सॉल्विंग दीज वैल्यूज, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का आंसर आएगा 0.06। नाउ स्टूडेंट्स, फाइनली g की वैल्यू में टोटल अनसर्टेनिटी की वैल्यू है 0.06। तो हम अपने फाइनल रिजल्ट को लिखेंगे, g इज इक्वल टू, सबसे पहले मेजर्ड वैल्यू आएगी विच इज 9.76, देन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से पहले स्टूडेंट्स हम प्लस माइनस लिखते हैं, देन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू आएगी और लास्ट पे हम यूनिट लिखेंगे। g को मेजर किया जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो स्टूडेंट्स, ये था न्यूमेरिकल 1.5 का फाइनल रिजल्ट, जिसमें हमने ना सिर्फ g की वैल्यू को कैलकुलेट किया बल्कि हमने g की वैल्यू में टोटल अनसर्टेनिटी की वैल्यू भी कैलकुलेट की। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आज का न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।